हेलो दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी शाम को एक सुपर सीरीज चलती है एसएससी जीडी 2025 को लेकर मैथ्स रिवीजन की, जिसमें हमने आपको एसएससी जीडी बुक रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। और उसके प्रैक्टिस सेट भी उसमें बुक में दिए गए थे, वो भी मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। और अब हम आप लोगों की चला रहे हैं रिवीजन सीरीज, यानी कि अभी तक आप लोगों ने मैथ में जितना भी पढ़ा है उसका एक हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लिए डेली 20 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो कि अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन होते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। उसी टाइप के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज का दोस्तों ये हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले हमारे 13 प्रैक्टिस सेट इस सुपर सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेटों की जो क्लास है वो आप लोगों ने कर ली होगी। यदि नहीं की है तो अभी आपके पास लगभग 15 दिन का समय है। एक एक दिन में दो दो सीरीजों को ख़त्म कर दीजिएगा और अच्छे से उन पर एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो उस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, और देख लिया है तो अच्छी बात है, उस पर एक प्रैक्टिस भी कर लेना अच्छे से। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आज के जो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, उसमें मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिया है। आपको इसमें प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, और थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। और भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो कॉपी पेन सभी लोग साथ रख के बैठा करें, ताकि इन प्रैक्टिस सेट में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लग चुका है भाई। और एक बार भाई सभी लोग ना क्लास को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं भाई और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकें, ठीक है। और यदि आप भाई चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिएगा भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 3√2, 3√7, 6√5, 2√20 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमोंग द नंबर्स। ठीक है भाई, इनमें से आपको क्या बतानी है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इस क्वेश्चन को भाई करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। अभी भैया देखो लिखा है 3√2, ऐसे में यदि मैं आपसे बोलूँ कि भैया बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसान एक तरीके से बनाने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप तुरंत बता दोगे कि सर 4 जो है ना भाई, वो सबसे बड़ी संख्या है। अब यदि मैं इसे 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, और वहीं पर मैं इसे 4 का भी स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तब भी हमारी कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी? तो आपको सर 4 के पार्ट वाली संख्या यानी कि 16 बड़ी हो जाएगी। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि हमारी जो भी संख्या बड़ी होगी, आप और जो संख्या छोटी होगी, हम उसका जितना भी स्क्वायर करेंगे, उसका जितना भी स्क्वायर करेंगे, तो जो बड़ी संख्या होगी उसका चाहे जितना स्क्वायर कर दो, वो संख्या हमेशा बड़ी ही रहेगी। और छोटी संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या छोटी ही रहेगी। जैसे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, तो भाई कौन बड़ा हुआ? तो भाई 16 ही तो बड़ा हुआ, और 16 किसके पास से मिला था? 4 के पास से। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझनी थी। अब जैसे यहाँ पर 3√2 लिखा है, ये 3√2 जो है ना, ये गुणा में लिखा है, तो यानी कि 3 × √2 लिखा है। बात समझ में आ गई? तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तब हमें छोटी से छोटी संख्या ये मिल गई, और जब इसका स्क्वायर किया तो बड़ी वाली का बड़ी सी संख्या मिल गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इतना आपने समझा, इसके बाद आपका क्या करना है, आपको ध्यान से देखेंगे। आपको इन सभी का स्क्वायर निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3√2, मैं 3√2 को कैसे लिख सकता हूँ भाई? आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 इंटू 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 18। बात समझ में आ गई? 18 कैसे आया? 3 का वर्ग किया और 9 दूनी 18। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कम समझ में आएगा तो मैं इसको एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूँ। 3√2, 3√7,
6√5, 2√20। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो भैया जब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 3 का वर्ग 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 6 का वर्ग होता है 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, 2 का वर्ग 4 और 20 चौको 80। अब मैं आपसे बोलूं बताओ इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो आप बड़े ही आसानी से बता दोगे कि भैया 180 जो है ना ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। 180 जो है ये कैसी है, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 180 हमें किससे मिला है, इस 6√5 से। तो यही तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था भाई बिल्कुल आसान कर दिया मैंने, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। भाई देखो ये बोर्ड मास के नियम वाला क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। इसको तो भाई कर ही लोगे भाई, बोर्ड मास के नियम में पहला ही पॉइंट होता है हमारा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। यदि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हमें सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो भाई यहाँ पे देखो ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर छोटा कोष्टक। कोष्टक तो भाई सभी लोगों ने पढ़े होंगे ना। तो भाई सबसे पहले ना मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्टीशन को सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक। तो भाई 16 ऑफ 8, तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, और बटे भाग कितना है भाई 16, 16 से इसको काट दूंगा कितनी बार कटेगा, 16 अट्ठे 128। यहाँ पर आपका क्या है माइनस। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व कर लेता हूँ। ये तो भाई ऑफ है, गुणा में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 निम्मा 18, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा आपका 54/9। तो 54 से 9 से काट देंगे, 9 छक्के 54, यानी कि यहाँ पर कितना मिल गया हमें 6। यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई 6 मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, ये 20 + 8 है ना। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये 20 मिल गया। तो ये कितना हो गया 20, प्लस का चिन्ह लगा देंगे प्लस, यहाँ पर मझला कोष्टक है, प्लस कितना हो गया 8, फिर आपका माइनस है, माइनस का कितना मिल गया 6। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 8 28 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 22। यानी कि यहाँ से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान हमें कितना मिल गया 22 मिल गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √25 को मैं जैसे ही बाहर करूँगा तो 5 आ जाएगा, प्लस का 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 + 4, और ये कितना है माइनस, माइनस है ना, यहाँ पर बड़ा कोष्टक माइनस। इसके बाद यहाँ से टोटल का मान कितना है, यहाँ से हमें मिल गया था 22। तो बस यहाँ पर सिंपली आपको 22 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 4 9 माइनस का 22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 13। दैट सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का रेशियो कितना है। भाई देखो मैं यदि बात करता हूँ प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि पहली 4 अभाज्य संख्याएं। पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, सभी लोग बताएंगे। तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं में से आ जाती है हमारी 2, 3, 5 और 7। ये क्या है, ये हमारी पहली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि मैं इनके एलसीएम की बात करता हूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2, 3, 5, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। एलसीएम एक ऐसी संख्या सोचो जो कि 2, 3, 5, 7 सभी से कट जाए, तो वो कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ एलसीएम आ जाएगा इसका 210। चाहो तो आप एक एक करके निकाल भी सकते हो। तो इसका जो मैंने एलसीएम निकाला वो कितना आया 210। 7 तिया 21, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 21 पंचे 210। ठीक है, वैसे ही 3 77 तिया 210, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। बात समझ में नहीं, 105 दूनी 210। अब यहाँ पर बोला है कि पहली 3 भाज्य संख्याओं के मासा। भाई अब यहाँ से मैं बात करूँगा पहली 3 भाज्य, यहाँ पर लिख देता हूँ पहली 3 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है मेरे दोस्त, पहली 3 भाज्य संख्या जिसमें से भाग चला जाए। बात समझ में आ गई, कंपोजिट नंबर। तो पहली 3 भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, जैसे 4 है, 4 में से भाग चला जाएगा किससे 2 से।
4 के बाद आता है आपका 6, 2 तिया 6 और 8, 4 दूनी 8। ये हमारी पहली 3 भाज्य संख्याएं। तो इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इनका हमें बताना एचसीएफ। तो सीधी सी बात है, 2 कॉमन, 2 से कट रही है ना सारी संख्याएं, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या, यही तो हमारा एचसीएफ है। यही हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। एचसीएफ कितना आ गया, 2। एलसीएम कितना आ गया, 210। हमें इनको लिख लेना है रेशियो में। तो रेशियो कितना बन गया हमारा, तो आपको सर रेशियो जो यहाँ पर बनेगा वो बन जाएगा 210। जो हमारा रेशियो बनेगा वो बनेगा 210 अनुपात 2 का रेशियो, ये रेशियो बनेगा। और रेशियो सबसे छोटे से छोटा होता है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा, 105 अनुपात 1 रेशियो बन जाएगा। दैट सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 475 ए बी धनात्मक पूर्णांक है, जिसके दहाई और इकाई के अंक क्रमशः a और b हैं। यदि n, 5, 8 और 9 से विभाज्य है तो 10a प्लस b का मान ज्ञात करें। भाई ये देखो, बात जब आती है विभाज्य की, 5 और 8 और 9 के, भाई देखो सबको डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता होंगे, मैंने आपको कराए भी हैं। यहाँ पर देखो संख्या पहले कौन कौन सी दी गई। तो संख्या की यदि मैं बात करता हूँ तो संख्या में दी गई है 475 ए और बी। ठीक है, ये किससे विभाज्य हैं, ये 5, 8 और 9 से विभाज्य है। ये जो है ना, ये n 5, 8 और 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ 5 की। यदि मैं यहाँ पर 5 की बात करूँ तो जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई का अंक है, इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो। बात समझ में आ गई। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 8 की, 8 वाले की। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के अंतिम 3 अंक, लास्ट के अंतिम 3 अंक जो है ना वो 8 से विभाजित होने चाहिए। अब यहाँ पर ना मेरी बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जानते हो क्या, क्योंकि हम यहाँ से इकाई अंक निकाल रहे हैं, यानी कि बी की वैल्यू। आप एक बात बताओ, अब यहाँ पर 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो अंकों का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। यदि मैं b के स्थान पर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूँ, यदि b को स्थान पर यदि मैं से 5 को रख दूंगा तो क्या ये 8 से विभाजित होगा। भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि या तो अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो और वो 8 से विभाजित हो। तो यदि मैं इकाई के अंक को यानी कि b के स्थान पर यदि मैं 5 रख दूं, क्या ये 8 से कटेगा 5, बोलो कटेगा क्या, 8 के पाड़े में कभी 5 आता है, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं आता है, और ना ही ये कभी कटेगा। हाँ, 0 यदि मैं रख देता तो हो सकता है a का मान 4 हो तो 8 पंचे 40 कट सकता है, लेकिन ये 5 जो है ना भाई ये कभी भी नहीं कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 5 जो है ना ये आपका कभी भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है इसका इकाई अंक मुझे 5 नहीं रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे b के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या रखना पड़ेगा, 0, तो क्योंकि 8 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली, 0। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 475 a और b के स्थान पर क्या रख दे रहा हूँ, 0। अब 475 a 0 संख्या में मिल गई। अब इसको अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू पता करनी है। और a की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 5, 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई इनकी अंकों का योग करो भाई, 7, 4, 11, 11, 5, 16 और 16 प्लस का a, 16, 0 है तो 0 हो ही जाएगा, वो 0 रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का a। और भाई क्या कहता है इसका डिविजिबिलिटी रूल कि ये 9 से विभाजित होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 16 प्लस ए के स्थान पर मैं ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रख दूँ जिससे ये 9 से विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे सर ए में मैं ए के स्थान पर मैं ऐसी क्या संख्या रख दूँ जो कि 16 से जुड़कर मुझे 9 से ये विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे सर यदि मैं ए के स्थान पर 2 रख दूंगा तो हमें हमारी संख्या बन जाएगी 16, 2, 18। और 18 जब बनेगी तो ये 9 से जैसे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगी, 2 बार कट जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, आप कहोगे सर 2।
ए की वैल्यू मैंने यहाँ से कितनी फाइंड कर ली 2, और यहाँ से मैंने बी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली थी, बी बराबर 0 रखा था, यानी बी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली थी 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है 10a प्लस बी का मान। वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो ए का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2 और प्लस का है आपका 0। तो 10 दूनी 20 प्लस 0 या इक्वल टू हमारा 20 ही रहेगा। दैट सॉल्व। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर अर्धवृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त, भाई अर्धवृत्त कैसा होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से होता है, जो आधा वृत्त पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है ना भाई, त्रिज्या त्रिज्या कितनी बोली कि 7 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है ना भाई, वो हमसे बोल रखा है, इसकी त्रिज्या यानी आर बराबर हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो भाई हमसे पूछा इसका अर्धवृत्त की परिधि, परिधि यानी कि परिमाप। ठीक है, परिमाप बताना। तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको कराया भी है 2D और 3D में। अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो एक फार्मूला होता है। वैसे तो फार्मूला इसका होता है दोस्तों पाई आर प्लस 2r। जब पाई आर प्लस 2r को आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना भाई, तो आपको यही मिलेगा लास्ट में 36/7r। बस आपको इसको फॉर्मूले को सीधे डायरेक्टली याद रख लेना बस। इससे क्या, इसके आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। वैसे तो आप इसको पाई आर प्लस 2r रख सकते हो, क्या रख सकते हैं, पाई आर प्लस का 2r, और त्रिज्या आपको दे रखी है। तो भाई इसको सॉल्व करोगे ना तो 36/7 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान 7 है, 7 से 7 खत्म, प्लस 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 22 कितना हो जाएगा 36। फाइनली लास्ट में आकर में क्या है दोस्तों 36 ही मिलेगा, 36/7r। तो इसको सॉल्व ना करने से हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी, बस सिंपल से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है परिमाप बराबर 36/7, त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, लास्ट में फाइनली हमारा कितना बचेगा 36 ही बचेगा। दैट सॉल्व। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। यदि इसका क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते πr²/2। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का जो वॉल्यूम आयतन है वो 120 मीटर क्यूब है। तो जलाशय को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखो भाई पहले तो यहाँ पर देखो आयतन कितना दिया गया, आयतन जलाशय का हमें आयतन कितना दे रखा है भाई, आयतन आपके सामने दिया गया है कि जलाशय का जो आयतन है वो है आपका 120 मीटर क्यूब, 120 मीटर क्यूब। यदि मैं आपसे बोलूँ, और देखो पानी किस में भरा है, लीटर में। जब बात हो रही है लीटर की, जब बात लीटर की हो तो यहाँ पर कितने लीटर बोल रहा है, आयतन कितना 120 मीटर क्यूब। तो यदि मैं बात करता हूँ जब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है, तो 1 मीटर क्यूब को हमें लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000। मीटर को मैं लीटर में चेंज करूँगा तो इसलिए मैं इसको एल मान लेता हूँ। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 120 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा। तो 120 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 मीटर में कितना है आपका, 1 मीटर क्यूब में है आपका 1000, तो 120 में कितना हो जाएगा, 3 जीरो इसमें और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 1,20,000 लीटर। यानी कि जो जलाशय है उसमें पानी कितना है, 1,20,000 लीटर का जलाशय है। अब कह रहा है कि इसको 50 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 50 लीटर 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई, 50 लीटर। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस जलाशय में कितने लीटर पानी है, 1,20,000 लीटर पानी को जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट, तो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। तो यदि मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका समय जो है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन वो समय जो निकल के आएगा ना भाई, वो मिनट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से निकाल रहा है, ना कि घंटे की। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट जाएगा, 24 बार 24 पंचे 120, 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 2400 मिनट।
लेकिन ये जो 2400 है ये क्या है, मिनट है। ये मिनट में तो आंसर है नहीं हमारा, मिनट आंसर है हमारा घंटे में। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस मिनट को 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से जैसे ही भाग देंगे घंटे में चेंज हो जाएगा, 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 चौको 24 और 0, तो ये कितना आ गया 40 हावर यानी कि घंटे। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अगला क्वेश्चन है भैया, व्यंजक को हल कीजिए। निम्नलिखित दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिले तो आपको अपने दिमाग में तुरंत आपके क्या आना चाहिए कि भैया इस देखो कितनी टाइम लिखा है। तो ये लिखा है आपका 777 3 टाइम, वो भी गुणा में। तो यहाँ से ये किसका मान हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा ए क्यू, 3 बार है, प्लस प्लस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा बी क्यू, ए क्यू प्लस का बी क्यू, बटे में नीचे में क्या है आपको सर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस का चिन्ह है प्लस, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना और ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू और अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो मान केवल यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में, पहले आप इसको समझ लो। इसके पूरे का मान जो होगा ना फाइनली, वो आपका निकल के आएगा ए प्लस का बी, ये इसका आंसर होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है वो पहले समझो। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसका जो मान होगा वो आएगा आपका ए प्लस का बी। ये है मेरी बात कहने की मतलब। तो ये कितना हो बचेगा हमारा, ए प्लस का बी बचेगा। कितना बचेगा, ए प्लस का बी बचेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस का बी बचेगा। तो बस ए का मान कितना दिया गया 777 प्लस बी का मान कितना दिया गया 423, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 4 11 1 12, 1200। अब इसके बाद कितना बचा गुणा, कितना लिखा है 1/, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 से काट देंगे, 30 चौको 120, 40 एकम 40, दैट सॉल्व। 40 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो 2a अनुपात 3d का मान ज्ञात करें। इसके लिए ना भाई आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ट्रिक है भाई, ठीक है। इसको चाहो तो आप ट्रिक मान लो या आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लो, जो आप लोग इसको समझना चाहो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रिक ही है। देखो ए अनुपात बी का आपको क्या दिया गया, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया आपको, आप कहोगे सर 3:5। बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया आपको, बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है 7:8 और सी अनुपात डी का मान कितना दिया गया है 2:3। जब भी आपको क्वेश्चन में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले कि ए बी सी और सी डी अनुपात 2:3 हो, तो हमसे पूछा कि 2a अनुपात 3d का मान बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, इनकी तीनों की गुणा यहाँ पे कर दो और इनकी तीनों की गुणा इन पे यहाँ पे कर दो। यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी ना भाई, वो वैल्यू आपकी ए की और डी की निकल के आएगी, यानी कि ए अनुपात डी की वैल्यू। तो इनकी सबकी गुणा कर दो, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, अनुपात लगाएंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 तियाँ कितना हो जाएगा 120। तो ये मान आ गया ए अनुपात डी का। तो अभी ये कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, यानी कितनी बार कटेगा 7:20। लेकिन ये 7:20 अभी आंसर नहीं आया, नहीं तो आप कहो कि सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तुरंत इस पे आपने टिक कर दिया। भाई अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों, हमसे तो भाई 2a अनुपात 3d का मान पूछा है। तो ये तो भाई a अनुपात d का मान आया, हमें मान किसका बताना है 2a अनुपात 3d का। तो बस हमें मान किसका बताना था 2a अनुपात
3D का। बस इसमें आपको क्या करना है, मान को रख देना है। वैल्यू आपको दे दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 7/3 गुणे डी का मान कितना है 20। कैलकुलेट कर लेंगे, 7 दूनी 14 अनुपात 20 तिया 60, कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 7/30। ये दोस्तों हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी दोस्तों आपके लिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन ये ट्रिक कब फॉलो करेगी, जब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी मिले, ना कि डी अनुपात सी। यदि डी अनुपात सी हो गया ना भाई, तो वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तब वहाँ पे आपको डी और अनुपात सी को सी अनुपात डी के फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, ये ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब ये आपके सीधे सीधे फॉर्मेट में हो, ए बी सी और सी डी में। ठीक है, बस इसका याद रखना, बस सीधे तीनों तीनों की गुणा करा दो। ठीक है, ऐसे आपको कॉल सॉल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो पहिए का व्यास, पहिए का व्यास क्या होता है, पहिए के द्वारा चली गई दूरी। अब भाई जैसे कोई पहिया है, पहिया जो है उसमें मान के चलो सपोज उसमें कुछ एक चीज़ जो है मैंने उसमें फंसा रखी है पहिए में, और मैंने पहिए को थोड़ा सा गोल घुमाया, तो वो पहिया जब घूमेगा, जो मैंने उसमें गोल चीज़, जो भी उसमें मैंने लकड़ी या डंडा जो भी फंसा रखा है, वो जो मैंने मान के चलो जैसे आपने कोष को सीधा फंसाया, सीधा बिल्कुल खड़े खड़े में। ठीक है, पहिए में कोई चीज़ आपने सीधे फंसाई, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये कोई पहिया है और इस पहिए में मैं आपने क्या किया, एक डंडा इस प्रकार से फंसा दिया। ठीक है, कोई भी एक साइकिल का पहिया लिया, उसमें आपने एक डंडा फंसा दिया है, और इस पहिए को जैसे ही आपने इसको घुमाओगे, पहिए को घुमा दिया, तो जब ये पहिया इस प्रकार से घूमेगा ना, इस प्रकार से जब से ये पहिया घूमेगा, तो ये जो डंडा है तो ये भी घूमेगा इस प्रकार से। तो कभी डंडा इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा, कहीं डंडा इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ये पहिया पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगा ना, तो वो फिर से अपनी इसी स्थिति में आ जाएगा। ये वाली जो स्थिति है ना जो मैंने हाईलाइट की है, फिर इससे यही पहिया जो है ये एक चक्कर लगाने के बाद फिर से वो इसी स्थिति में आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि जो बाइसिकल का पहिया है वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो जब ये स्टार्टिंग में जब इसको मैं घुमाऊंगा तो उसका एक चक्कर पूरा होगा, तभी तो ये डंडा वहाँ से आके सीधा होगा, यानी कि वो एक चक्कर के बाद ही होगा वो। समझ रहे हैं ना। तो पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास क्या होता है मेरे दोस्त, इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। पहिए का व्यास यानी पहिए के द्वारा चली गई दूरी, तो वो होता है दोस्तों आपका 2πr। और 2πr कितने चक्कर लगाता है भाई, 5000। जब एक 2πr हो जाएगा, यानी कि कितना चक्कर लगाता है 5000, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 5000 बराबर। कह रहा है कि बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी कितनी अटेंड कर रहा है भाई, 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँगा तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 11,000 मीटर। इसको मैंने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 से अब नहीं कटने भाई, 11 से क्यों काटेंगे भाई, ठीक है 0 से 0 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू आर इज इक्वल टू 11। अब ये 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा, तो आपको इस तरह से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर हमारी क्या है दोस्तों, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो आर को निकालेंगे, आर की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, तो 7 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 आ जाएगा। 7/20 ये हमारा दोस्तों किस में है, मीटर में है। ये हमारा जो आया है ये मीटर में आया है। हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर देखो सभी में सेंटीमीटर में आ रहा है, सभी में सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसको भाई सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/20 100 से गुणा कर देंगे इसकी, तो 20 पंचे 100, तो 7 पना कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आर का मान, आर का मान। अब ये फाइनली आया आर का मान 35 सेंटीमीटर। हमसे पूछा व्यास, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। तो व्यास क्या होता है हमारा, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना यानी कि 2r। तो ये हो जाएगा 2 गुणे आर की वैल्यू है 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? भाई इस क्वेश्चन को ना भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ना मैंने आपको करवाए भी हैं। जो अंकित भाटी सर की बुक है मैंने उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया भी है। ठीक है, तो आपको देखो फ्रैक्शन तो भाई सभी को आती हैं, है ना। तो इसको फ्रैक्शन से करेंगे, 5%, 10%, 20% के फ्रैक्शन सबको याद होनी चाहिए। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 5% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आपको सर 5% की जो फ्रैक्शन होती है ना वो होती है 5/100 यानी कि 1/20। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई बताया दो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आपको सर 1/10 होती है, 1/10। यदि मैं आपसे बोलूँ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है तो 20% की फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/5 होती है। भाई देखो सभी को फ्रैक्शन तो भैया ये पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन तो भैया सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। भाई देखो 3 साल के लिए निवेश की गई थी, पहले 5%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 20% चक्रवृद्धि के ब्याज की दर पर। तो पहली ब्याज भाई 20 से कितना हो गया था, 21 हो गया। 20 से कितना हो गया भाई, 21 हो गया। दूसरी साल 10 था, 10 से 1 हो गया यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तीसरी साल 5 था तो 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 बढ़ गया। भाई इनकी सबकी गुणा कर दो अब आप लोग। अब भाई इनकी सबकी ना टोटल की गुणा कर देंगे तो 20 दाम 200 और 200 पंचे कितना हो जाएगा, 1000। 1000 इसकी गुणा कर देंगे तो 21, 11, 6। तो इसकी गुणा ना करके अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए इसको सेम ऐसे ही लिख दो, 21 गुणा 11 गुणा 6। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी जो इसकी जो टोटल राशि होगी ना भाई उसको इससे सॉल्व करने में आसानी होगी। कह रहा है कि 3 वर्षों में टोटल जो राशि है ना वो 16,632 हो जाती है। आपकी कितनी हो गई? आपको सर मेरी जो सर टोटल जो राशि है ना वो है 21 गुणा 11 गुणा 6 टोटल राशि है। तो बराबर किसकी हो जाएगी? तो ये बराबर हो जाएगी 16,632 की ये राशि बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई इसकी 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 की वैल्यू देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 16,632 और इसको भाग किससे दे देना है, 11। 11 गुणे 21 गुणे कितना था आपका, 6। इसको ऐसे ही भाग देंगे, अलग अलग संख्याओं से भाग देंगे तो इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले भाई भाग देते हैं 11 से। तो इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 से कटेगा 11 एकम 11 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। 11 पचे 55, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 1512। अब इसको 21 से काट देंगे तो 21 से कटेगा कितनी बार, 21 एकम 21। इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऊपर स्पेस भी कम है, इसको नेक्स्ट पेज में आपको करके बता देते। चाहो तो मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर देख लो इसको। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था भाई, 1 का मान पूछा। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते थे, 1 की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता था। तो 1 बराबर कितना था यहाँ पर हमारा 16,632 था। कितना था, 16,632। ठीक है, और भाग किससे देना था मुझे, 21 गुणे 11 गुणे 6 से। भाग देना था हमें 21 गुणे 11 गुणे 6 से। अब इसको भाग देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा सही है। 11 से काटेंगे तो 11 से कटेगा 11 एकम 11, हाँ 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 1512 बार कट गया, 1512 बार कट गया। अब इसको काट देंगे 21 से। अब इसको काटते हैं 21 से। तो 21 को जब काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये आपका कट जाएगा 21 एकम 21, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147 और यहाँ पे कितना बचेगा 47 और 4 51 होता है तो यहाँ पर बचेगा 42 और 21 दूनी 42, 6 से ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार 6 72, यानी 1 बराबर कितना आ गया। तो आपको सर 1 का मान जो आ गया यहाँ से ये आ गया हमारा 12। 1 का मान कितना आ गया 12। हमसे किसका मान पूछा था, तो कह रहा है कि निवेश की गई राशि कितनी है। तो देखो राशि कितनी निवेश की गई थी, तो राशि जो मैंने निवेश की थी वो तो 1000 निवेश की गई थी। ये क्या थी, हमारा निवेश की गई राशि। और ये जो था हमारा टोटल, ये जो टोटल था हमारा, ये था हमारा टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और ये हमारी वो राशि जो हमने निवेश की थी। तो जब 1 का मान कितना आया, 1 का मान आया, 1 का मान है 12। जब 1 का मान 12 है तो 1000 का मान कितना हो जाएगा, तो 1000 में इसकी गुणा कर देंगे तो भैया 1000 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 का मान 12 है तो 1000 का मान कितना हो जाएगा, तो 1000 गुणे 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है 12,000 वाला, ऑप्शन नंबर बी के पास है। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,000।
उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है तो 2b+3c-4a का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन तो आसान है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें बस, और क्वेश्चन तो खैर काफ़ी आसान है। इसको ना भाई मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे कह रहा है कि ए बी का 150%, तो इसको आपको बना लेना ए अनुपात बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए अनुपात बी। ए बी का 40%, ए जो है ना वो बी का, तो यदि बी यदि 100 रहा होगा तो ए इसका 150% रहा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 150। बात समझ में आ गई? क्योंकि ए जो है ना वो बी का 150% है, यदि बी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 150। ये आपका कट जाएगा भाई कितनी बार, ये कट जाएगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2 की रेशियो में, 3:2 का रेशियो। अब कह रहा है कि बी सी का 40% है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। बी जो है ना बी, वो कह रहा है कि सी का कितना है, 40% है। यदि सी 100 रहा होगा तो ये 40% रहा होगा, यानी कि 40:100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी कि जो हमारा रेशियो आ गया 2:5। तो यहाँ से कह रहा है कि ए बी सी का जो मान है ना वो 20 है। आप देखो ए बी सी का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ से जो हम रेशियो निकालेंगे वो ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालेंगे। अब देखो दूसरी चीज़, अब आपको जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें तो वहाँ से ये देखो भाई क्या कोई रेशियो कॉमन तो नहीं मिल रहा है। जैसे आपने देखा कि बी का मान यहाँ पर भी 2 है, बी का मान यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब है यहाँ से 100% क्लियर है कि बी का मान यहाँ से 2 ही होगा, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब बी का अनुपात जो होगा वो 2 ही होगा। और बाकी का तो आपको पता ही है, ए के सामने लिख देना है 3:2 और सी का कितना हो जाएगा 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 3:2:5 के अनुपात में। कह रहा है कि नहीं, जो ए प्लस बी प्लस सी है ना इनका टोटल योग 20 है। आप बताओ इनका टोटल योग कितना है, तो इनको जोड़ देंगे 3:2:5=5 10। आप कह रहे इसका योग 10 है, वो कह रहे नहीं इसका जो योग है ना वो 20 है। जब 10 बराबर 20 के है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, तो आपको सर एक बराबर किसके है, एक बराबर है 2 के, यानी एक की वैल्यू 2 है। तो बस इस 2 की गुणा आपको सभी में कर देनी है। इसमें भी 2 की गुणा, इसमें भी 2 की गुणा हो जाएगी और इसके साथ में भी 2 की गुणा हो जाएगी। इसके गुणा करने से ही आपको इनकी तीनों की रियल वैल्यू आ जाएगी। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गई, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई 6, 4 और 10। ये ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 10। अब हमें मान बताना किसका है मेरे दोस्त, हमें जो मान बताना है ना वो बताना है 2b+3c-4a का। तो सबकी वैल्यू पता है, रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे बी का मान कितना है भाई, बी का मान है 4, तो 2 गुणे 4 प्लस लगाएंगे 3। सी का मान कितना है आपको सर 10, 3 गुणे सी का मान 10 माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा गुणे का 6। कैलकुलेट कर देंगे 4 दूनी 8 प्लस 10 तियाँ 30 माइनस 4 छिंग 24। 30 8 कितना हो जाएगा 38 माइनस का 34, 38 माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी, हाँ 38 माइनस का 24 हो जाएगा, मैंने 34 लिख दिया ना। 38 माइनस का कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, कितना आ जाएगा 14। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था और उसके वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 1% और 20% की वृद्धि की गई, तो रमन की वर्तमान आय 83,160 है। तो ए का मान क्या है। भाई देखो सबसे पहले क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन लिख लो 10% और 20% की, क्योंकि ए परसेंट तो हमसे निकालना ही है। ठीक, ए परसेंट की तो वैल्यू में बतानी ही है। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपको सर, 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी 1/10। और यदि मैं 20% की फ्रैक्शन पूछूंगा तो कितनी हो जाएगी आपको सर, 1/5 हो जाएगी। यानी और इसकी ए परसेंट की तो ए परसेंट ही रहेगा। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10। तो यानी पहली साल कितना रहा होगा 10, तो 10 से कितना हो गया भाई 11। दूसरी साल कितना रहा था, ए था, ए परसेंट के हिसाब से था, तो ए से कितना हो जाएगा, जब मान लो ए से बी हो गया,
तीसरी साल कितना था भाई 5 था भाई, 5 से कितना हो गया भाई 6 हो गया, इतना हो गया भाई। इनकी सबकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, भाई गुणा ना करो भाई। यहाँ पे एक बात बोली कि रमन का जो वेतन था वो कितना था भाई 45,000 था। रमन का 45,000 था, तो वो रमन का जो वेतन था कितना था 45,000। और ये 45,000 से 3 साल में कितना हो गया रमन का वर्तमान वेतन, वो हो गया आपका 83। इसको रेशियो में लिख लो, ठीक है, रेशियो मेथड में। ये हो गया हमारा 83 160 हो गया भाई। अब इसको काट लेंगे भाई, इसको काट देते 5 से, तो 5 से कट जाएगा 5 निम, 9 से काट दो इसको, 9 पना 45, जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये आ जाएगा आपका 500। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 निम 81, 2 बचेगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 3 बचेगा, 9 चौको 36, 924। ठीक है, ये हो गया 500 अनुपात 924 या 500 बटे 924 कह सकते हैं। और इनका टोटल योग कितना था भाई, इनका इनका टोटल 10A5, तो ये कितना हो जाएगा 10 पना 50A, ये हो जाएगा हमारा 50A बटे में ये इसकी गुणा कर देंगे तो 11 छिक्का 66B, 66B बराबर किसके हो जाएगा 500 बटे 524। इसको देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको 50 से काटेंगे, 50 दाम 500, और इसको काटेंगे 66 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 छिक्का 66, 11 11 अट्ठे सॉरी 924 है ना, ये कितना है आपका, इसको लिख लेना, ये 924 है भाई, ठीक है 924 है। इसको काटेंगे 11 अट्ठे 88, 88 और 11 चौको 44, 4 बचेगा ना, 88 4 92, 11 चौको 44, 6 से काट देंगे 12 सत्ते 14 84। भाई अब देखो यहाँ से ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 14, तो 10 से 14 कितना प्लस होगा, आपको फिर प्लस का 4 हुआ है, कितना प्लस हुआ प्लस का 4। तो ये जो प्लस का जो 4 हुआ है ना भाई, किससे हुआ है, इस 10 से। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 10, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, 0 से 0 10 चौको कितना हो जाएगा 40। तो ए का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले में 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि सरफेस एरिया पूछा गया है। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने ना आपको बुक सॉल्यूशन में भी कराया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक उसमें भी था, वैसे ही उस क्वेश्चन को आपको करना है। भाई देखो 15 सेंटीमीटर व्यास का, भाई देखो जो 15 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है ना, तो उस 15 सेंटीमीटर व्यास वाले उस गोले का आयतन कितना है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो आयतन निकालेंगे तो भाई गोले का सबसे बड़े वाला जो गोला है ना, भाई बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया अभी तक, कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर का मान हमें कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, और ये तो व्यास का मान है, यानी डायगोनल हमारा कितना भाई, डायमीटर कितना हमारा, व्यास व्यास हमारा कितना भाई 15 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 4 पाई आर क्यूब तो होता है, तो आर क्यूब में इसकी व्यास को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 15/2, इसका कर देंगे आधा, यानी कि आर क्यूब। बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं, एक बार हमें जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, थम्स अप करके बता देंगे, ठीक है। 15/2 आधा कर दिया ना इसका, और इसकी पावर क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है बराबर। और कह रहा है कि इसको ठोस गोले में 125, अब इसका जो ठोस गोला होगा ना भाई, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है एक छोटा सा गोला, तो ये आर क्यूब ही रहेगा। कितने बनाए जाते हैं भाई, कह रहा है कि 125 समान छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं 125। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 के क्यूब, भाई 15 के क्यूब को कैसे लिखेंगे भाई, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कैसे 15 × 15, हमें इसका पूरा क्यूब नहीं करना, ही तो आप 225 लिख, 15 का स्क्वायर करोगे 225, फिर 15 का क्यूब नहीं, ऐसे ही लिख लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बटे 2 का घन कितना हो जाएगा 8 बराबर, यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यहाँ से हमारा कितना बचेगा आर क्यूब 125 है ना गुणा में, ये इधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 और गुणा में 8 इज इक्वल टू कितना बचेगा आर क्यूब बचेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आप जानते हो कैसे, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई, इसको काट दे 5 से, ये हो जाएगा 5×3 = 15, 5 से कटेगा 5×2 = 10 और 5×5 = 25, फिर काट से काट दें 5×3 = 15, 5 से कटेगा 5×25, 5 से कटेगा 5×3 = 15। ऊपर कितना बचेगा आपको सर, यहाँ से बचेगा हमारा आर क्यूब
बराबर 3 त्रिका 9 तियाँ 27 और बटे में कितना बचेगा 8। तो ये आर क्यू बराबर कितना आ गया हमारा 27/8। यहाँ से मुझे क्या निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब है तो 12 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये आपका 27/8। तो अंडर रूट 27/8 किसका होता है आपको सर, ये होता है 3 का, 8 किसका होता है 2 का, तो ये कितना आ गया आर का मान हमारा 3/2। आर का मान कितना आ गया हमारा दोस्तों 3/2 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया भी है, क्या होता है आपको सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4πr²। कितना होता है 4πr²। बस रख देंगे इसको, ये हो जाएगा 4, पाई को पाई लिख लेंगे क्योंकि आंसर भी पाई में, तो 4 इंटू गुणा लगा देंगे, आर का मान कितना आया 3/2 आया ना, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर कर दो सीधे। तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी कि 4 पाई गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/2 का वर्ग 4, 4 से 4 खत्म, ये क्या सब क्या बचेगा पाई गुणा 9 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर में स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो बस 9 पाई ही तो बचेगा, यानी कि दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, और मैंने आपको बताया भी कि 2D 3D को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको इनके फॉर्मूलों को रट लेना अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि सुलेखा 840 रुपये में 30 किलोग्राम चीनी खरीदती है और वह चीनी 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो सुलेखा का लाभ प्रतिशत क्या है। भाई देखो हमें सीधी सी बात पता है कि सुलेखा को लाभ हो रहा है, जब सुलेखा को लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत ही पूछा है, और लाभ कब होता है जब हम कोई चीज़ को बेचते हैं, कम में कोई वस्तु हम खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं, तो उससे जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा लाभ यानी कि पी होता है वो बराबर किसके होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, भाई बेची गई वस्तु में से खरीदी गई वस्तु घटा देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई चीनी को ना भाई 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है ना वो 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के, यानी कि ये जो लाभ हमें मिल रहा है, यानी कि ये जो पी की मान हमें यहाँ से दिया गया है पी बराबर, तो पी जो हमें मिल रहा है यानी कि प्रॉफिट वो 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के यानी कि 5 एसपी के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 5 एसपी। 5 एसपी ये क्या विक्रय मूल्य, यानी 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल पर बेचती है। और इसका एसपी यानी कि पूरे पूरे लेन देन में कितने किलोग्राम की लेन देन हो रही है 30 किलोग्राम की, ये हो जाएगा हमारा बराबर में 30 एसपी, यानी जो लेन देन हुआ है ना वो पूरे 30 किलोग्राम का हुआ है। और भाई खरीदा कितने में भाई सीपी, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो सीपी हो रहा है वो लेन देन में टोटल जो सीपी है वो कितना भाई 30 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि चीनी खरीदती है ना भाई, चीनी जो है ना वो खरीद रही है, तो ये भी हमारा 30 सीपी हो जाएगा माइनस का 30 सीपी। इतनी बात समझ में आ गई, बस इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। भाई अब आपको सर 840 का कोई खेल नहीं है भैया, भैया यहाँ पे 840 तो का कोई भी रोल ही नहीं है, ठीक है, ये आपको केवल भ्रम में डालने के लिए दे दिया है। बस यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, ये 5 एसपी है, ये 5 एसपी से इधर माइनस में हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 25 एसपी, तो यहाँ से 30 सीपी हमारा प्लस का हो जाएगा, 30 सीपी बराबर किस में हो जाएगा 25 एसपी के। कैलकुलेट कर लेंगे 25 25 5 छक्के 30, तो 6 सीपी, तो यहाँ से हम सीपी अनुपात एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। कोई वस्तु 5 में खरीदी 6 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ 1 का। और जो लाभ प्रतिशत होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, 1/5 गुणे 100, काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20 एकम 20%, यानी कि सुलेखा को कितने का लाभ होगा आपको सर 20% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लड़कियों के समूह में 38 किलोग्राम वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उसके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नई लड़की का वजन कितना होगा। भाई देखो लड़कियों का समूह कितने का है भाई, आपको सर 6 का समूह है, ठीक है, लड़कियों का समूह कितने का 6 का समूह है, और 38 किलोग्राम वजन वाली लड़की के एक स्थान पर एक नई लड़की आ जाती है, तो वो उसका जो एवरेज वजन है ना भाई वो कितना 2.5 किलोग्राम। अब जो 2.5 किलोग्राम की जो वृद्धि होगी जो औसत में है ना औसत वजन, तो वो 6 लड़कियों के औसत वजन के बराबर में होगी, यानी कि 6 की जो वैल्यू हमें किसके बराबर देगी 2.5 गुने के बराबर।
तो इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा, 2.5 छिक्का होता है 15, यानी कि 15 किलोग्राम। यानी कि जो लड़की आई होगी वो 15 किलोग्राम वजन अपने साथ लेकर आई होगी। लेकिन पहले शुरुआत में वजन कितना था भाई, शुरुआत में जो वजन था वो 38 किलोग्राम। अब जो नई लड़की आ गई है तो उसके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि के लिए क्या कर देंगे, प्लस। तो 2.5 किलोग्राम के बराबर कितने का लाभ हुआ, कितने किलोग्राम का वजन हुआ एक्स्ट्रा, 15 का। तो इसमें जोड़ देंगे तो 38 15 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 53। यानी कि जो लड़की आई है ना, नई लड़की, उसका वजन कितना है, 53 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। यहाँ पर यदि कमी कहता कि कमी हो जाती तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार, कितनी बार, 3 बार की जाती है। और कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात कितना है। भाई देखो, हमसे दूध और पानी का पानी और दूध का अंतिम अनुपात पूछ रहा है। भाई देखो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि ये प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस हुआ है ये कितनी बार हुआ है। तो टोटल ये 3 बार हुआ है। यानी कितनी बार प्रोसेस हुआ है, 3 बार। और 3 बार जो हुआ है ना भाई, वो कितने लीटर दूध में हुआ है, कह रहा है कि जिनमें से 3 लीटर दूध निकालना है। तो ये 30 लीटर के दूध में जो पूरा जो टोटल मिश्रण कितने का, हमारा 30 का है। और इस 30 लीटर दूध वाले मिश्रण में यह प्रक्रिया 3 बार हुई है। तो यदि मैं आपसे पूछी कुल कितनी बार निकाला, कुल कितनी बार इसने जो है ना दूध निकाला, कितनी बार निकाला। तो आपको सर इसने कुल जो है ना भाई 3 बार निकाला है। तो 3 बार निकाला है तो किससे, इस में से 30 लीटर दूध में से। तो ये हो जाएगा 3/10। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3/30 लीटर मिश्रण है ना, 30 लीटर दूध में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। बात समझ में आ गई। तो अंत में दूध कितना होगा भाई, 10 था, 10 में से उसने 1 लीटर मान लो उसने निकाल दिया, तो कितना बचा होगा, 9/10 बचेगा होगा। तो अंत में दूध कितना बचा होगा, अंत में दूध, तो अंत में दूध कितना लीटर बचा होगा भाई, 10 था हमारा टोटल हमारा था 10, और 10 में से 1 निकल गया तो कितना बचा होगा, 9। यानी कि उसमें अंत में दूध बचा होगा 9/10 लीटर। फिर उसने दोबारा ऐसी प्रक्रिया कितनी बार करेगी, 3 बार। तो इसको 3 टाइम लिख लो, पहली टाइम 9/10 है, फिर दूसरी बार 9/10 बचेगा, फिर तीसरी बार भी 9/10 ही बचेगा, क्योंकि वैसी प्रक्रिया वो 3 बार दोहराता है। बात समझ में आ गई। तो बस ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में 81 निम्मा होता है हमारा 729, बटे में 10 दाम 100 दाम कितना हो जाएगा, 1000। जहाँ पर ये 729 क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया दूध यानी कि मिल्क। और ये 1000 जो है ये हमारा क्या है दोस्तों, टोटल मिश्रण है। ये क्या हमारा टोटल है 1000। तो बस हमसे क्या पूछा है, पानी और दूध का रेशियो। हमसे जो रेशियो पूछा है ना वो किसका पूछा है, वाटर अनुपात मिल्क का रेशियो पूछा है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो गलती करेंगे, क्या, वो दूध और पानी का लिख देंगे, वो सबसे पहले मिल्क लिख देंगे उसके बाद वाटर लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो सबसे पहले पानी का पूछा है फिर दूध का पूछा है। ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखने वाली बात है एग्जाम में। ठीक है, तो बस, तो यहाँ से मेरा दूध कितना था भाई, दूध हमारा था 729, तो यहाँ पर सीधे दूध के सामने लिख देंगे 729 अनुपात, और टोटल मिश्रण कितना था 1000, और 1000 में से यदि मैं 729 माइनस कर दूंगा तो पानी निकल के आ जाएगा। आप बताओ टोटल मिश्रण, या टोटल बोल सकते हैं, टोटल जो मिश्रण है वो 1000 है। अब 1000 में से यदि 729 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, तो शेष पानी बचेगा। तो 1000 से ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा, देखो 729 वाला यहाँ पर है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है ना, तो सीधी सी बात है, तो लास्ट में 271 लीटर पानी बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 बेचता है। यदि उसे कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने परसेंट की छूट देने पर इतने में बेचता है, यदि कोई छूट ना दी जाए। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को मेरे भाई। कह रहा है कि 17% की छूट देता है, यदि वो 17% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा। आपको सर हर चीज़ 100% होती तो 83% में बेच रहा है। वो कह रहा है नहीं, इसको 498 में बेचता है, यानी कि 83% की वैल्यू किसके बराबर है, 498 की। यदि 83% 498 के बराबर है तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 498, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 83। तो 83 से काटेंगे तो 83 छिक्का होता है आपका 498। जब 1% बराबर 6 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। तो आपको सर 1% का मान 6, तो 100% बराबर हो जाएगा 600।
100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 600 निकल के आ जाएगी। अब ये जो 100% की जो वैल्यू 600 निकल के आई है, ये क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया। अब आगे क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, वो लाइन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी। कह रहा है कि यदि उसे कोई छूट ना दी जाए, ये तो हो गई जब छूट दे रही है, ये वस्तु जो हमें मिली है ना 600 में, ये तब मिली है जब इस पर छूट मिली, कितने की, 17% की। अब कह रहा है कि कोई छूट ही नहीं दी जाएगी। अब बात बताओ भैया, कोई चीज़ ये इसका क्या निकल के आ गया, ये इसका आ गया है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब कोई चीज़ है 600 रुपये, उस पर पैकेट पे MRP पड़ी हुई है, और मैंने आपसे बोला कि इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ये चीज़ रेट टू रेट जाएगी। तो वो आप लोगों की जो 600 रुपये की जो भी वस्तु है ना, जब भी आप उसे सेलिंग करोगे ना, सेलिंग प्राइस, उसको 600 रुपये में ही तो बेचोगे भाई, इस पर कोई छूट ही नहीं है। यदि उस पर 600 प्रिंट रेट पड़ा हुआ है तो आप उसको 600 रुपये की चीज़ 600 में ही बेचोगे। क्यों? क्योंकि उस पर नो डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर भी उससे जो है ना 25% का लाभ होता है। तो 25% का जो लाभ कमा रहा है ना, वो किस पर कमा रहा है, इस 600 पर कमा रहा है। यानी कि 125% जो लाभ कमा रहा है वो किस पर बना रहा है भाई, वो बना रहा है इस 600 रुपये पर। तो जब 125% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600/125 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। कैलकुलेट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और 5 से कटेगा 12 पंचे 60, और 12 चौको कितना हो जाएगा 48, और एक जीरो है तो ये 120 चौको कितना हो जाएगा 480। कितना आ जाएगा 480। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये आ गया हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये तो पूछा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है, और CP हमारा था कितना, 100%। बस आ गया आंसर 480। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक साथ काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। AB से 20% अधिक कुशल है और CB से 50% कम दक्ष या कुशल है, कह सकते हैं। और B अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने देखो आपको हर बार बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये क्वेश्चन जो है ना भाई, टाइम एंड वर्क का बहुत सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC GD हो या SSC GD के अलावा किसी भी अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा टाइम एंड वर्क से। भाई देखो कह रहा है कि ABC, यहाँ से देखो सबसे पहले इसको रेशियो मेथड से कर लेते हैं भाई। यहाँ पर कह रहा है कि, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में ले लो इसको। ठीक है, ABC एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि मेरा टोटल वर्क कितना है, 10 है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा पता है कितना है, हमारा टोटल जो वर्क है हमारा 10 दिन में वो काम कंप्लीट को किया जा रहा है। आगे लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि AB से 20% अधिक काम करता है। किससे, B से। कौन कर रहा है, A B से कर रहा है ना। तो भाई B कितना कर रहा होगा, तो भाई B को मान लो 100। यदि B 100 कर रहा होगा तो A B से 20% अधिक दक्ष है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 120। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि C जो है ना वो B से 50% कम है। यदि B 100 है तो C B से 50% कम है, तो 100 से ये कितना कम है, 50, यानी कि ये कितना होगा, 50 कर रहा होगा। भाई ये बन गया रेशियो 120, रेशियो 100 और 50 की रेशियो। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, और इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा भाई, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हमारा जो रेशियो बन गया 12:10:5। ये क्या है इसकी, ये जो रेशियो निकला है ना, ये जो रेशियो आया, ये आया है कार्य क्षमता का रेशियो, यानी कि उनकी एफिशिएंसी का। ये आ गया हमारी कार्य क्षमता का रेशियो, यानी कि उनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब यहाँ से कह रहा है कि तो कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो मेरा टोटल वर्क कितने दिनों में हो रहा है, 10 दिन में। भाई देखो तीनों मिलकर कह रहा है कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो भाई आप बताओ ये तीनों मिलकर एक साथ कितना काम कर रहे हैं। भाई टोटल वर्क, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, भाई 12:10:25, 12:10 कितना हो जाएगा, 22:5:27। भाई टोटल तीनों की क्षमता कितनी है, 27। और कितने दिन तक काम कर रहे, 10 दिन तक। तो 10 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 27 दाम होता है 270, यानी मेरा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 270। अब कह रहा है कि बी अकेले यदि इस काम को करना चाहे ना तो वो कितने दिन में कर लेगा। भाई बी की कार्य क्षमता कितनी है, 10, टोटल वर्क हमारा कितना है, 270। बी की एफिशिएंसी है 10, भाग दे देंगे 0 से 0,
तो यानी कितना आ जाएगा 27 दिन। तो बी कितने दिन में काम को कर लेगा, आपको उसे 27 दिन में बी काम को अकेले कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। यहाँ पर मान लिया कि दो व्यक्ति हो गए, एक तो आपका पी है, दूसरा कौन है आपका क्यू है, ठीक है। और ये एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर, भाई ये टोटल डिस्टेंस जो है ना भाई वो कितनी है दोस्तों, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 844 मीटर की डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की दूरी। कह रहा है कि वे दोनों क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में, देखो समान दिशा की बात हो गई है, एक होती है विपरीत दिशा, दूसरी समान दिशा। पी जा रहा है इस दिशा की ओर कितनी चाल से, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ठीक उसी दिशा में भैया क्यू जो है उसी दिशा में जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान। तो समान दिशा के जब समान दिशा में चलते हैं तो उसकी सापेक्ष चाल जो होती है वो घट जाती है। समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से भाई इनकी चालें क्या हैं, घट जाएंगी। तो भाई 12 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम निकालेंगे समय, तो समय ही तो पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, टी बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दूरी हमारी टोटल कितनी है, दूरी जो हमारी है वो है 844 बटे चाल। भाई सापेक्ष चाल घट जाएगी, 12 माइनस 8 कर देंगे तो कितना बचेगा 4। 4 से वो काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 211 सेकेंड। ये क्या आ गया दोस्तों, 211 सेकेंड निकल के आ गया हमारा। हमसे क्या पूछा है कि तो बताइए पी क्यू से आगे निकल जाएगा, मतलब साइकिल चलाना शुरू करते हैं कितने समय में। तो भाई 211 ये सेकंड है, हमारा आंसर मिनट इज इक्वल टू सेकंड दोनों में दिया गया है। तो भाई इस 211 को सबसे पहले मिनट में बनाएंगे, तो मिनट से भाग देने के लिए, मिनट से इसको भाग देने के लिए किससे देना पड़ेगा, 60 से, घंटे से भाग देना पड़ेगा। तो जब 60 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको 60 दूनी 120, 6 से भाग दे दो तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, 18 3 बचेगा, यानी कि 3 मिनट तो आपकी ये ऐसे ही आ गए 3 मिनट। अब कितना शेष बचा, 18 3 21 होता है, तो 3 यानी 31, तो ये आपका बचेगा 3 मिनट 31 सेकेंड। दैट्स ऑल। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 211 सेकंड को 3 मिनट 31 सेकंड लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो 3 मिनट 31 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। यदि टोटल सेकंड बोलता तो 211 सेकंड है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है, तो कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भाई देखो एक ट्रेन है भाई, इसकी चाल कितनी, भाई यहाँ से लिख लेता हूँ उसकी चाल, चाल यानी कि स्पीड, चाल उसकी कितनी है भाई, चाल चाल उसकी कितनी थी, पहले पहले तो उसकी जो चाल थी वो थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और गंतव्य समय पर पहुंचती यदि वह कितनी चाल से जाती, यदि वो कह रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती, यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वो 15 मिनट देरी से पहुंच जाती है। भाई इसको रेशियो बना लेंगे, सॉल्व करेंगे, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, तो ये आ गया हमारा चाल का रेशियो 3:2। हमसे क्या पूछा मेरे दोस्त, हमसे पूछा है समय। तो यहाँ से भाई समय का रेशियो निकाल देंगे भाई, क्यों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमें दूरी बतानी है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो जो चाल का रेशियो होता है वो समय के रेशियो का, जो समय का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो का विपरीत होता है। यदि चाल 3:2 है तो उसका विपरीत कितना हो जाएगा, 2:3 का रेशियो में। ये मैंने आपको कई बार ये चीज़ बता भी रखी है भैया, 2:3 का रेशियो आ गया। वो कह रहा है कि वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है भाई। भाई आप बताओ कितने मिनट देरी से पहुंच रही है भाई, जहाँ पर मुझे 2 पर समय पर पहुंचना था मैं 3 पर पहुंच रहा हूँ, तो भैया कितने मिनट पहुंच रहा हूँ, 1 मिनट लेट। तो 1 मिनट लेट बराबर किसके, 15 मिनट के, यानी एक की वैल्यू कितनी है 15 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि तो कुल यात्रा की दूरी हमसे पूछी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 मिनट की। जब 1 मिनट की वैल्यू 15 मिनट, यानी मैं 15 मिनट लेट हूँ, तो सही समय क्या होगा, 15 की गुणा इसमें कर देंगे, किसमें, इसे 2 में। तो जब आप इसे 2 में 15 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मिनट। यानी कि उसका जो सही समय यानी कि 30 मिनट पर मुझे पहुँचना था। अब ये मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लूँगा तो किससे भाग देना होगा, तो 30/60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखो समय भी मिल गया है
और चाल भी है। तो चाल हमारी कितनी थी, पहली चाल कितनी थी भाई 45। तो 45 गुणे समय कितना है 30/60। भैया इसको घंटे में चेंज किया ना तो 30/60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। ये 45/2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 45/2। कितनी बार कटेगा आपको सर 22.5 बार जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी आपको सर, ये 22.5 जो है ना ये हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 22.5 किलोमीटर। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आज के ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज का जो सेशन था भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। इसमें जो क्वेश्चन को जो लेवल रखा था तो कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी मैंने रखे थे। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और एक बार इन क्वेश्चनों की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। शाम को इसका, रात में इसका एक बार फिर से इन्हीं क्वेश्चनों को अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। इससे क्या है आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका एक बेहतरीन तरीके से शानदार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो तो भाई एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी बेहतर कर सकूँ, ठीक है। तो आज से हमारे 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और कल फिर एक मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। 20 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चन होंगे ना भाई मैं रिपीट करूँगा क्वेश्चन, जो मैं अभी तक आपने 13-14 प्रैक्टिस सेटों में जो भी क्वेश्चन किए हैं ना भाई उनको मैं ना रिपीट करूँगा। इससे क्या है आप उन क्वेश्चनों को फास्ट कर पाएंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी, ठीक है। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इसका जो पीडीएफ में जो बोर्ड पीडीएफ है वो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी थोड़ी देर बाद आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। तो सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।